जबरदस्त बर्फबारी और इस बर्फबारी के बीच में राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। राहुल गांधी का वो अंदाज देखने को मिला जो अभी तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिला था। राहुल गांधी भावुक हो गए। कुछ देर के लिए उनका गला रुंध गया, शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वो अपनी दादी को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी दादी को याद किया, पिता को याद किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया और इनको खोने की जानकारी फोन के जरिए उन्हें हर बार मिला करती थी। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी कि इन तमाम मौक़ों पर श्रीनगर में होते हुए ये बात कहना इस बात की ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं हिंसा और हिंसा के दौरान या उस दौर में भी लोगों के बीच जाने की बात को तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सीधी सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, गृह मंत्री का नाम लिया। उन्होंने तमाम लोगों का नाम लेते हुए ये बात कही कि आरएसएस या बीजेपी वाले लोगों के बीच नहीं जाएंगे, वो मेरी तरह कश्मीर में चलकर दिखाएं। उन्होंने एक तरह की चुनौती दी है और इस चुनौती के पीछे एक इशारा ये है कि वो कश्मीर की हिंसा से डरते हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया कि वो हिंसा से न सिर्फ डरते हैं बल्कि हिंसा करवाने वाले हैं। खैर, राहुल गांधी के कई बयान हाल के दिनों में सामने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर अगर नजर डाली जाए तो राहुल गांधी के अंदर आज जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा था उसकी वजह सिर्फ श्रीनगर में होना नहीं था। उसकी वजह थी 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा जो बीते दिनों में उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और यात्रा शुरुआत से ही चर्चा में आ गई थी। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर जो बात शुरू हुई थी, इस पर भी कठोर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने आज एक बड़ी भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी सफ़ेद टी शर्ट को लेकर बहुत बात हुई, मैं तो कहता हूं मेरी सफ़ेद टी शर्ट को लाल कर दो। उनका आशय यही था कि अगर उन पर कोई हमला होता है या किसी तरह का नुकसान उनको पहुंचाने की कोशिश होती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि इस तरह के खतरे होते हैं, लेकिन हिंसा के विषय में जैसा हम जानते हैं उस तरीके से बीजेपी के नेता नहीं जानते। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि उनके परिवार ने उस हिंसा को झेला है। अपने पिता राजीव गांधी, अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए वो ये तमाम बातें श्रीनगर में कह रहे थे। एक ऐसी जगह पर कह रहे थे जो हिंसा के लिए धरती का स्वर्ग तो कहा गया, लेकिन हिंसा की वजह से पूरे दुनिया में बदनाम भी ये जगह हुई। लोगों में भय का एक माहौल भी इस जगह को लेकर बना। राहुल गांधी के लिए ये जगह सिर्फ इसलिए अहम नहीं है। देखिए, कश्मीर जो है वो कश्मीर की राजनीति के लिहाज से तो है ही महत्वपूर्ण, कश्मीर की अपनी राजनीति है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कश्मीर वो जगह है जो पूरे देश की राजनीति पर असर डालती है। यही वजह है कि चाहे धारा 370 की बात हो या फिर कश्मीर को लेकर जितने भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी बात कही जाती रही है, कश्मीर पर काफ़ी राजनीति इस देश में हुई है। जब कश्मीर में ही अपनी यात्रा का समापन राहुल गांधी कर रहे थे तो निश्चित तौर पर वो आतंकी हमलों की या उनका परिवार जिस तरीके से इस हमले से जूझा है उसका जिक्र क्यों नहीं करते। उन्होंने एक बात और कही कि ग्रेनेड से स्वागत होगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन ग्रेनेड से नहीं, लोगों ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया। मुझे किसी तरह का डर नहीं था जब कश्मीर में मैं लोगों के बीच चल रहा था। आपको ये भी याद होगा कि सुरक्षा चूक को लेकर एक गंभीर मुद्दा खड़ा हुआ था। इसी जगह पर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जब एक युवक उनके नज़दीक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था तो इसको एक बड़ी गंभीर चूक के तौर पर लिया गया था। हालांकि फिर बाद में इस पर अलग अलग जगह से सफाई आई। कश्मीर पुलिस का कहना था वो पूरी तरह से मुस्तैद थे और तमाम एजेंसियां, क्योंकि करीब 2,500 जो सुरक्षाकर्मी है वो साथ में चल रहे हैं, अलग अलग पलटनों की बात करी जाए तो इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी साथ में चल रहे हैं, राहुल गांधी के अपने सहयोगी या पार्टी कार्यकर्ता साथ में, इसके बावजूद एक खतरा तो बना रहता है। बहरहाल, अगर इस पूरी यात्रा की बात की जाए तो इस यात्रा ने कई पड़ाव देखे हैं। इनमें सबसे अहम था दक्षिण का वो हिस्सा जहां पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है जितनी उत्तर भारत के हिस्सों में है। लिहाजा कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर दक्षिण के इन्हीं हिस्सों से अपनी यात्रा की पहले शुरुआत की। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सारे राज्यों में होते हुए अलग अलग समीकरण देखने को मिले। कर्नाटक में काफ़ी समय दिया गया था। कर्नाटक में इसी साल, बल्कि अब कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसके बाद इसी साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी चुनाव होने। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है। बहरहाल, राहुल गांधी की यात्रा पंजाब होते हुए फिर जब जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और जम्मू कश्मीर में आज उनकी यात्रा का समापन हुआ तो एक बार फिर कई सवाल खड़े हुए। इन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद क्या कांग्रेस मजबूत होगी,
क्या चुनावी तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा का कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? ये बात भी तय मानी जा रही है कि राहुल गांधी यहां पर रुकेंगे नहीं। श्रीनगर में बेशक आज यात्रा का समापन हो गया है, अंतिम दिन था, इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और यात्रा को आगे बढ़ाने का तरीका है कि अब पूरब से पश्चिम की ओर चला जाएगा, यानी गुजरात से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट वो जगह है जहां पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके साथ ही साथ में निश्चित तौर पर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों पर भी पैनी निगाह रहेगी। कर्नाटक में जैसा मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी समय राहुल गांधी ने बिताया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब चुनावी रणनीति के आधार पर राहुल गांधी की रैलियां, सभाएं और यात्राओं का पूरा कार्यक्रम बनाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज श्रीनगर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक से आते हैं, इतनी बर्फबारी कभी नहीं देखी थी, पहली बार इस तरह का माहौल देख रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें जिनमें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह बर्फ के बीच में लगातार खड़े रहे, इस तरह की तस्वीरें यात्रा के दौरान कई मौकों पर सामने आई। एक दौर वो भी रहा जब दक्षिण में राहुल गांधी कई जगहों से गुजर रहे थे तो चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच में राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही थी। सितंबर में इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और अपेक्षाकृत उत्तर भारत या अन्य जगहों के राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो दक्षिण के राज्य काफ़ी गर्म होते हैं और उस वक्त तक गर्म होते हैं जब यहाँ पर ठीक ठाक सर्दी शुरू हो जाती है। बहरहाल इसके बाद जब राहुल गांधी ने राजस्थान और फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो प्रचंड ठंड भी देखने को मिली। इस दौरान राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आ गई। चर्चा में तब भी थी, टी शर्ट पहले ब्रांड की वजह से चर्चा में आई, फिर गर्मी के दौरान टी शर्ट पहनने की वजह से राहुल गांधी चर्चा में आए, फिर बारिश में भीगने की वजह से राहुल गांधी चर्चा में आए, फिर इसके बाद में राहुल गांधी कई और तस्वीरों की वजह से, कौन कौन लोग उनके साथ में आ रहे हैं की वजह से चर्चा में आए। आज राहुल गांधी बर्फ के बीच में एक बार फिर उन्हीं तस्वीरों को याद दिलाते हुए दिखाई पड़े जब वो कभी बारिश में भीगते दिखाई दिए थे, कभी धूप में चलते दिखाई दिए। आज तेज बर्फबारी के बीच भी वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रीनगर में संबोधित करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की इमेज में काफ़ी परिवर्तन आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये यात्रा या फिर ये संघर्ष इतना आसान नहीं है अभी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनावी तौर पर क्या ये भीड़ या जो लोग राहुल गांधी के साथ अभी यात्रा के दौरान जुटे हैं वो वोटों में तब्दील हो पाएंगे। वोटों में तब्दील होने के साथ साथ राहुल गांधी क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में जीत दिला पाएंगे। हिमाचल की जीत ने उन्हें उत्साह से भर दिया है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के लिए भी एक्टिव राजनीति में, वो हमेशा से एक्टिव रही है राजनीति में, लेकिन अब उनका चेहरा बड़ा करने के लिए एक बड़ा मौका है कांग्रेस के पास में। वो कांग्रेस की महासचिव हैं। हिमाचल की जीत के बाद में प्रियंका पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो राहुल गांधी के साथ चलती हुई दिखाई दी। आज एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ के गोलों से खेलते दिखाई दिए। बहन भाई की ये तस्वीर आत्मीय पलों को दिखाती है, लेकिन इन आत्मीय पलों को सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है। भाई बहन के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध है, भाई बहन के बीच में जो घनिष्ठता है वो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ में ये कांग्रेस की अगली पीढ़ी को भी दिखाता है, ये कांग्रेस की ताकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में खड़ी हुई हैं और प्रियंका निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको कुछ और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगी। जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया, इन राज्यों में भी प्रियंका को कुछ राज्यों की जिम्मेदारी अलग से दी जा सकती है। आज प्रियंका ने भी राहुल गांधी से पहले अपना भाषण दिया, उन्होंने भी अपने भाई की काफ़ी तारीफ की। वो लगातार कहती रही हैं कि उनके भाई ने बहुत संघर्ष किया है और लगातार यात्रा को पूरा किया है। उनकी इस यात्रा की वजह से विरोधी जो हैं वो हिल गए हैं, डर गए हैं, ये तमाम बातें भी कही गई हैं। आज एक बार फिर अपने इस यात्रा के समापन भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। खासतौर पर उन्होंने एक चुनौती दे दी है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि आरएसएस या बीजेपी के लोग कश्मीर में पैदल चलकर दिखाएं। मैं दावे से कहता हूं कि वो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। ये चुनौती दी है। अब देखना होगा इस चुनौती पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या कुछ कहा जाएगा। दूसरा ये बात भी सही है कि राहुल गांधी की तारीफ इस वजह से भी हो रही है, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया था। इतनी बड़ी यात्रा, पूरे देश को कोई पैदल पूरी यात्रा कर ले, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था और शुरुआती दौर में कहा भी गया था कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे,
कितने व्यवधानों के बीच ये यात्रा पूरी होगी। कुछ ब्रेक्स भी रहे हैं, चाहे दिल्ली का ब्रेक हो, या आपने देखा गुजरात चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में एक छोटा ब्रेक लिया गया था, या आपने देखा कि और भी छोटे मोटे ब्रेक है। अभी हाल के दिनों में जब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी तब एक ब्रेक सुरक्षा कारणों से लिया गया था। तो कुल मिलाकर यात्रा को लेकर कुछ ब्रेक आए, लेकिन ओवरऑल ये यात्रा देखा जाए तो 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा को पूरा करने में कामयाब रहे हैं राहुल गांधी। तो यात्रा कामयाबी के साथ पूरी हुई है। यात्रा को जो रिस्पांस मिला है वो भी कामयाबी को दिखाता है। यात्रा की असली कामयाबी तब है जब राहुल गांधी की बदली हुई इमेज का फायदा चुनाव में भी कांग्रेस को मिल पाए, और इसके लिए 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाले हैं। निश्चित तौर पर इसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कड़ी परीक्षा होनी है। इन सब के साथ साथ में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ में उनके जो प्रयास चल रहे थे वो अभी थम जाएंगे या अब इस तेजी से नहीं चलेंगे। कांग्रेस ये बात जानती है कि अगर इस ट्रैक्शन को धीमा किया गया है, या जो भी अभी रिस्पांस मिला है भारत जोड़ो यात्रा को या राहुल गांधी को, उसको थोड़ा भी कम किया जाता है तो कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा होगा। लिहाजा कैसे अब राहुल गांधी की भूमिकाओं को बढ़ाया जाए, इमीडिएट इस यात्रा के बाद में अगली रणनीति क्या बनाया जाए, अगली यात्राएं किस तरीके से शुरू की जाएं, या किस तरह के चुनावी कार्यक्रम अब राहुल गांधी के तय किए जाएं, ये कांग्रेस के लिए अब एक बड़ी चुनौती भी होने वाला है, या फिर समझ लीजिए एक बड़ा टारगेट है जो कांग्रेस के नेताओं के सामने है। बिना गांधी परिवार के इस वक्त कांग्रेस चल रही है। बिना गांधी परिवार के इन द सेंस अध्यक्ष की कुर्सी पर बहुत समय तक गांधी परिवार ही रहता था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, अब नया आला कमान मिल चुका है कांग्रेस को, तो ज़्यादा समय मिल रहा है प्रियंका को और राहुल को कि वो अपनी इमेज को ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, राजनीतिक दांव पेचों को बेहतर तरीके से सीख पाएँ, पद के बजाय वो जनता के बीच में अपने कद को ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास करें। और एक और अहम बात यह है कि अलग अलग राज्यों में जितने भी नेता हैं उनके साथ और कार्यकर्ताओं के बीच में राहुल गांधी किस तरीके से समीकरण बैठाने में कामयाब होते हैं। अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान चलती है, तो हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों में इसी तरह से गुटबंदी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की गुटबंदी पर कितनी नकेल कसी जाएगी। पुराने लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इनकी वापसी करवा पाएंगे, तो ये भी एक चुनौती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को आने वाले दिनों में करनी है, लेकिन आज जो अंत रहा, जो समापन रहा, उसने बता दिया। राहुल भावुक भी थे। राहुल ने अपनी दादी की शहादत को याद किया है, उन्होंने अपने पिता को याद किया, और इसको बताते हुए लोगों के बीच में उनके आंसू भी निकल आए, लेकिन साथ ही साथ में वो चुनौती देते भी दिखाई देते हैं। तो ये राहुल का जो अंदाज था वो समापन के दौरान कहीं ना कहीं अब उनके उत्साह को भी दिखा रहा था। वो ये बता रहा था कि इस यात्रा को लेकर उनके मन में कितना उत्साह रहा। इस यात्रा को कम से कम राहुल गांधी बहुत सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा है उसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा उनके नजरिए से कामयाब है। अब आपको क्या लगता है, क्या यात्रा कामयाब है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस बदली हुई इमेज का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस को चुनाव में कोई फायदा मिल सकता है? आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या राहुल गांधी को इसी तरह से चुनाव के समीप आने तक या चुनाव के समय तक लगातार ऐसी ही यात्राएं करती रहना चाहिए? आपको क्या लगता है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में सफल कही जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।